हेलो। 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 गुड मॉर्निंग क्लास, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल क्लास? Yes, sir. Audible. Audible, sir. ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाउंड्री कंडीशन, क्लियर, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बाउंड्री कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि एक हमने कंडक्टिंग मटेरियल लिया था। ठीक है, ये मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको एक बार दोबारा, थोड़ा सा, फिर पीछे हम लोग। ओके, ये हमारा डायग्राम था। एक्चुअली हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर लिया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने दो बॉडीज हमारी प्लेस्ड हैं, एक सिलेंड्रिकल है और एक आपका ये रेक्टेंगुलर टाइप स्ट्रक्चर है, या स्क्वायर बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। सो इस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो चीजें हम लोग को एग्जैक्टली मेजर करनी है टू वेरीफाई द बाउंड्री कंडीशन, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज डी, क्लियर। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू फाइंड द बाउंड्रीज कंपोनेंट, क्लियर। सो ये देख रहे हैं आप, बाउंड्री पे हमने इसके फ्लक्स डेंसिटी के कंपोनेंट को ब्रेक किया है, ठीक है। ये हमारा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल कंपोनेंट है, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट, क्लियर। ऑल्सो यू कैन सी this is the tangential component and this is the normal component of electric field, clear। सो जब हम इसमें हम लोगों ने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए भी निकालना है, एक नॉर्मल कंपोनेंट के लिए भी हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही, ठीक है। तो वी हैव जस्ट टेकन दिस वन बाय वन, हम लोग एक एक को कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले हमने ये वाला पाथ कंसीडर किया था, ठीक है। फॉर फॉर दिस वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपोनेंट, क्लियर, मींस टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ईटी एज वेल एज डीटी। ईटी और डीटी दोनों हम लोगों ने निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज डीटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज ईटी फॉर दिस पर्टिकुलर शेप, क्लियर। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी बाउंड्री है कंडक्टिंग वायर की। इसमें कुछ पोर्शन हमारा अंदर की तरफ जा रहा है जो कि कंडक्टिंग वायर के अंदर है, और कुछ पोर्शन हमारा फ्री स्पेस है। एग्जैक्टली दिस इज द कंडक्टिंग बॉडी बाउंड्री which exactly differentiate the free space with the inner core, clear। सो जो अंदर का पोर्शन होगा वो कंडक्टर के वो कोर होगा, जो इनर अंदर का पोर्शन होगा, बाहर का पोर्शन हमारा फ्री स्पेस है, क्लियर। सो अगर आप देखेंगे तो अगर हम इस शेप को देखें, ए बी सी डी, क्लियर, एंड ए अगेन, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा ए बी ये वाला जो पोर्शन है, ये भी हमारा फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर बी से लेके बी डैश, इधर आप आएंगे बी से लेके बाउंड्री की बाउंड्री तक, बेसिकली बी डैश तक
हमारा जो पोर्शन है वो भी फ्री स्पेस में है, लेकिन बी डैश से सी वाला पोर्शन हमारा इसके अंदर है। ठीक है, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर एग्जैक्टली हमने एक बहुत बड़ा कंडक्टर लिया है। ठीक है, तो वो पूरा एक तरह से बाद में जाके सर्कुलर शेप में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये अगर आप इसको पूरा मैच करेंगे तो दिस विल फॉर्म द क्लोज लूप। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन इसी के अंदर ही कवर हो जाएगा। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। तो ये बी डैश सी कंडक्टर के अंदर हो गया, सी से डी कंडक्टर के अंदर हो गया, डी से ए डैश कंडक्टर के अंदर हो गया। ठीक है, केवल हमारा ये ए डैश से ए से बी और बी से बी डैश हमारा फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो हमारी देखिए बाउंड्री के ऊपर एक पोर्शन है, बाउंड्री के नीचे एक पोर्शन है। तो जो भी पोर्शन कंडक्टर के अंदर होगा, क्योंकि हम लोग फील्ड जो ले रहे हैं वो स्टैटिक फील्ड ले रहे हैं, आप देख सकते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मीन्स वी हैव जस्ट टेकन द स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड का मतलब होता है कि वी आर एज्यूमिंग दैट the we are considering the law of conservation of charge। क्लियर? इट मींस जो भी अंदर का कंपोनेंट होगा, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट विल जस्ट प्रोड्यूसेस द जीरो फील्ड। क्लियर? तो इसके अंदर जो भी हमारी कंपोनेंट होंगे सब जीरो हो जाएंगे, जैसे बी डैश से सी, सी से डी, डी से ए डैश, ये सब आपके जितने भी फील्ड कंपोनेंट होंगे अंदर वो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है। ठीक है, हमारा फील्ड चेंज नहीं हो रहा, जब फील्ड नहीं चेंज होगा तो हमारा अल्टीमेटली ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इस पोर्शन के लिए ई जीरो होगा। सिमिलरली इस डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये इनर है, तो इसके लिए भी जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाले पोर्शन के लिए बात करेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन के लिए हमारा निकल के आएगा रिजल्ट। ठीक है, इसके लिए, इसके लिए तो हम लोगों ने गॉस लॉ को यूज किया था, और उसकी हेल्प से हम लोगों ने, दैट इज योर ई डॉट डी एल बेसिकली। क्लियर? तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने इसके लिए कैलकुलेट किया था। ये पूरा डेल एल लेंथ है, तो ये हाफ जो है आपका डेल एल बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया, तो हाफ पोर्शन के लिए डेल एल बाई टू रखेंगे आप। और ये वाला जो पोर्शन है विड्थ है, दैट इज डेल डब्ल्यू। क्लियर? तो ए से बी तक ये सब हमने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये देखिए हमने सबसे पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि फील्ड स्टैटिक है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होंगे। ये जैसे डी टी कंपोनेंट जीरो होगा और ई टी कंपोनेंट भी जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा, ड्यू टू स्टैटिक फील्ड। ठीक है, ये हमने मेंशन भी किया था उसमें। तो ये देखिए हमने लोगों ने टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, और ये हमने बताया था कि जो बी डी एस, बी डैश से सी है, सी से डी है, या डी से ए डैश है, ये सब में हमारा फील्ड कंपोनेंट इनसाइड है, कंडक्टर के अंदर है, इसलिए ये जीरो हो जा रहा है। ये सभी को दिख रहा होगा, तो केवल हमारे ये कंपोनेंट और लास्ट का ये कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये हमने माइनस ई एन रखा है ई डॉट डी एल में। ई माइनस ई एन क्यों रखा है? कल हमने आपको बताया था कि माइनस ई एन हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर बी से बी डैश की बात करेंगे, ये देखिए डायग्राम में बी से बी डैश में हमारा फील्ड डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, मैं एक तरह से पीछे का पोर्शन रिवाइज करा रहा हूँ, ये हमने कल आपको सब बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार अभी आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे का पोर्शन रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो कल हमने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई थी, डायग्राम्स के बारे में, इस डायग्राम के बारे में भी, एंड कैसे कैलकुलेशन किया एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बी डैश से सी, सी से डी, डी से ए डैश, ये तीनों ही पोर्शन में हमारी वैल्यू जीरो है, ये देख सकते हैं आप। ये तीनों इंटीग्रेशंस में हमारी वैल्यू जीरो है, क्योंकि फील्ड जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवल ये और ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप ये तीनों कंपोनेंट हमारे आ गए। और यहाँ माइनस ई एन इसलिए आया है क्योंकि हमारा ये डाउनवर्ड फील्ड जा रहा है, अभी हमने दिखाया भी आपको, बी डैश से बी हमारा डाउनवर्ड है इसलिए माइनस ई एन है। ए डैश से ए आपका अपवर्ड है, डायग्राम में देखिएगा ए डैश से ए आपका अपवर्ड है, इसलिए ये प्लस फील्ड है, ये देख सकते हैं आप। ए डैश से ए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वाइल बी डैश, बी से बी डैश नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रहा है। फिर हमने बी डैश माइनस बी, चूंकि हम हाफ लेंथ के लिए ही ले रहे हैं, ये देख सकते हैं अभी हाफ लेंथ के लिए ही ले रहे थे, क्योंकि हाफ लेंथ रेस्ट हाफ आपका जीरो है जो कि कंडक्टर के अंदर है।
ठीक है, तो केवल बी डैश से बी की बात करेंगे तो ये डेल एल बाई टू हो जाएगा, इस पूरे लेंथ का हाफ। ऐसे सिमिलरली ए डैश से ए भी आपका डेल एल बाई टू हो जाएगा इधर इस साइड में, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने डेल एल बाई टू रखा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें मिल गया ई टी इंटू डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। डेल डब्ल्यू क्या है? बी माइनस ए, दैट इज द विड्थ ऑफ बी टू ए। ये देखिए बी से ए की विड्थ है डेल डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज योर डेल डब्ल्यू। क्लियर है सभी को? दिस इज योर विड्थ। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें ई टी की वैल्यू यहाँ जीरो मिल गया, क्योंकि विड्थ हम जीरो नहीं रख सकते। ये ई टी इंटू डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो हम डेल डब्ल्यू को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि विड्थ जीरो नहीं हो सकती है। ये बात आप भी देख रहे होंगे। अगर ये हम डेल डब्ल्यू जीरो कर देंगे, इट मीन्स ये जीरो हो गया, और विड्थ जीरो नहीं हो सकता, चेंज ऑफ विड्थ। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, फील्ड विल बी जीरो। सो ई टी को हम जीरो कर सकते हैं कि उस है ना, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा जीरो आ गया for that particular structure, the boundary. Similarly, you can find the electric flux density. तो D is equal to epsilon नॉट इंटू E होता है, ये सभी को पता है। तो ET को हम लोग लिख सकते हैं D बाई एप्साइलन। देखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं DT इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू ET, यही होता है। ET की वैल्यू जीरो है, तो ET की वैल्यू हमने यहाँ जीरो रख दिया, तो हमें DT मिल गया जीरो। दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे जीरो आ गए, एज वेल एज dt एज वेल एज et, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? नाउ वी कम टू द नॉर्मल कंपोनेंट। अभी हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लिया दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। अब हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमने आपको बताया था, इसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें नहीं देखेंगे, ये वाला हो गया हमारा टेंजेंशियल के लिए। नाउ वी विल कंसीडर दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कुछ पोर्शन हमारा कंडक्टर के अंदर है और कुछ पोर्शन कंडक्टर के बाहर है, जो कि फ्री स्पेस है। ठीक है, डेल एस क्या है? डेल एस इज द सरफेस चेंज, दिस पोर्शन इज द सरफेस। ये अपर सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है, तो दिस इज द चेंज ऑफ सरफेस एरिया। क्लियर? एंड दिस इज योर लेंथ। क्लियर? तो इसमें एग्जैक्टली थ्री पोर्शन हमारे कवर हो रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में। एक तो अपर सरफेस, एक बॉटम सरफेस, और दूसरा साइड सरफेस। ये साइड सरफेस है, ये वाला और ये वाला पूरा साइड सरफेस है। क्लियर? तो तीन फेसेस हमारे कवर हो रहे हैं, तो हम इसी के बेसिस पे नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो टू डिराइव द कंडीशंस फॉर नॉर्मल कंपोनेंट कौन से हैं? ये वाले dn और en। et dt तो हम लोग निकाल चुके, अब dn और en निकालेंगे। ठीक है, तो टू डिराइव द कंडीशंस फॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द बाउंड्री, वी कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो कि उसका हमने अभी आपको दिखाया भी था, दैट इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? हेलो? ओके, सो नाउ इफ यू अप्लाई द गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, ये सभी को पता है, दैट इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ तो सभी को पता है ना? गॉस लॉ हमने क्या बताया था? डी को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई या एप्सिलॉन इंटू ई। अगर वैक्यूम या एयर है तो आपका एप्सिलॉन नॉट रहता है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो एप्सिलॉन रहता है। तो ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ गॉस लॉ हमारा क्या कहता है? इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। ओके, अगर आप डी को रखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू। सो इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है गॉस लॉ, बताइए? यही होता है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्लियर? या सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है, नहीं होता है? बताइए। हेलो? होता है ना?
आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। हाँ, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। आप लोग पीछे की चीजें देखिए, ये वीडियोज जो भी हैं, मैंने सारे वीडियोज अभी तक के शेयर कर दिए हैं आपको, आप लिंक्स देख सकते हैं। आपका सारे वीडियोज हमने शेयर किए हैं जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग पीछे के चीजों को जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है? आप उसको वीडियोस देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने खुद से भी नोट्स बनाते रहिए, तभी आपको चीजें क्लियर रहेंगी। अगर आप नहीं नोट्स बनाते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में बड़ी जल्दी सब चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि हर चीज पीछे से लिंक करते हुए आ रही है, ठीक है? तो अपने भी नोट्स आप बनाते रहिए। बाकी मैं ये नोट्स तो आप लोग को शेयर ही करता हूँ, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्रू द वीडियो लेक्चर, थ्रू द नोट्स एज वेल, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा अपना भी एक बहुत एफर्ट देना है इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में एफर्ट जरूरी है, ठीक है? ये चीज सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो दिक्कत आप ही लोग को होगी, मैं बहुत फ्रैंकली बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, सभी को क्लियर है सब चीजें? तो योर एफर्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं करना शुरू किए हैं वो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बेटा खुद से सफर करोगे और बहुत दिक्कत होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो अगर ये सब नहीं चाहते हो कि प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पढ़ाई लिख करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? पॉजिटिवली, मैं बस यही कहना चाहूंगा, पॉजिटिवली आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा आप लोग कि हमने जो है उस पूरे सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप को हमने कुछ कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये देखिए, इस सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप है, इसको हम लोगों ने एक तो साइड सरफेस भी लेना है, फिर अपर सरफेस और बॉटम सरफेस, तीनों के लिए हमको लेके कंसीडर करना है। तो देखिए यही हमने लिया है। पहले हमने टॉप सरफेस ले लिया, टॉप सरफेस के लिए डी डॉट डी एस, ठीक है, प्लस बॉटम सरफेस के लिए डी डॉट डी एस, प्लस साइड सरफेस डी डॉट डी एस। साइड सरफेस में भी दो चीजें हैं। साइड सरफेस में आप देखेंगे तो ये साइड सरफेस में एक तो ये सरफेस साइड वाली है और एक ये ऊपर वाली सरफेस साइड की है। तो ये जो ऊपर वाली है ये तो फ्री स्पेस में लाई कर रही है, और जो नीचे वाली साइड सरफेस है ये वाली, ये आपकी कहाँ लाई कर रही है? ये कंडक्टर के अंदर लाई कर रही है, ठीक है? तो दो साइड सरफेस है आपकी, हाफ हाफ पार्ट में। तो एक आपका साइड सरफेस इन फ्री स्पेस हो गया, जिसके लिए डी डॉट डी एस हो गया गॉस लॉ, प्लस डी डॉट डी एस इंटीग्रेशन फॉर साइड सरफेस इन कंडक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा एज पर द गॉस लॉ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? इज देयर एनी डाउट? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? सो एज देयर इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। कहीं नो चार्ज, कहाँ पे नो चार्ज है? इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट हमारे जीरो हो जाएंगे। हमने यहाँ देखिए एरो बना के जीरो लिखा भी है, तो दिस कंपोनेंट विल बी जीरो। क्लियर? इट मीन्स व्हाट? द सेकेंड एंड कौन सा फोर्थ कंपोनेंट, ये फोर्थ है ना, ये फोर्थ कंपोनेंट, सेकेंड एंड फोर्थ इंटीग्रल इन इक्वेशन 1, इंटीग्रल्स इन इक्वेशन 1 आर जीरो, ठीक है? ये जीरो रहेंगे, ठीक है? तो अगर ये जीरो हैं तो इसका मतलब क्या है? नाउ वी हैव, अगर ये हमारे कंपोनेंट जीरो हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ये वाले और ये वाले ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, बाकी तो दो जीरो हो गए। दैट मीन्स आपका टॉप कंपोनेंट और साइड सरफेस इन फ्री स्पेस यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो एग्जिस्ट जो करेगा, एक तो करेगा टॉप कंपोनेंट दैट इज डी डॉट डी एस, जो कि फ्री स्पेस में है, ठीक है, प्लस एक आपका साइड कंपोनेंट दैट इज सर्फ, जो कि फ्री स्पेस में, साइड सरफेस इन फ्री स्पेस, यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और ये किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। अब हमें आप जरा बताइए हम इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे?
देखिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो हमारा डीएल है, डीएल मतलब डेल एल भी कह सकते हैं, डीएल इज द डिफरेंशियल लेंथ दैट इज मच लेस देन डी डब्ल्यू। ठीक है, कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये जो डीएल है ये आपका डीएल है, ठीक है, ये दिस इज द डिफरेंशियल लेंथ। ये इस डीएस से या डी डब्ल्यू से आप कह सकते हैं, ये जो डी डब्ल्यू है, ये डी डब्ल्यू है ना, इस डी डब्ल्यू से डीएल बहुत छोटा है, सभी को दिख रहा है, ये डी डब्ल्यू तो बहुत बड़ा होगा ना, जो ये विड्थ है, ये विड्थ बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस डिफरेंशियल लेंथ। ये ऐसे भी आपको दिख रहा होगा डीएल छोटा है एज कम्पेयर टू डी डब्ल्यू। ठीक है, सो द एरिया ऑफ द साइड, the area of side surface is negligible. So area of side surface is negligible. ठीक है, area of side surface is negligible in equation 2. ठीक है, so equation 2 reduces to, equation 2 आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, equation 2 reduces to बेसिकली किस में रिड्यूस हो जाएगा, d डॉट ds, यहाँ पे आ जाएगा टॉप, d डॉट ds ऑफ टॉप इज इक्वल टू q। ये क्यों हमने लिखा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो साइड सरफेस अगर आप देखेंगे तो साइड सरफेस हमारा ये पोर्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये जो फ्री स्पेस में, क्योंकि ये जो हमारा डी डब्ल्यू है ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू डीएल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सरफेस जो है, सरफेस बेसिकली क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगा। ठीक है, और विड्थ चूंकि बहुत छोटा है, सॉरी लेंथ बहुत छोटी है, तो ये आपका पोर्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस पोर्शन विल बी नेग्लेक्टेड फॉर द साइड सरफेस इन फ्री स्पेस। क्लियर, तो अगर हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास केवल बचेगा टॉप पोर्शन, दैट इज डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन आएगा इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन डी डॉट डी एस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो डी का हमारा आ जाएगा डीएन, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं, और डीएन, और डीएस की जगह आ जाएगा डेल एस। ठीक है, इंटीग्रेशन जब करेंगे डी का डीएन हो गया, डीएस का डेल एस होगा, इज इक्वल टू क्यू। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल से क्या होता है सभी को पता है, क्यू इज इक्वल टू रो एस इंटू डी एस होता है। हमने बताया था चार्ज एनक्लोज बाई द सरफेस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशियल सरफेस। तो क्यू इज इक्वल टू रो एस डी एस, रो वी डी वी और रो एल डी एल, ये हमने तीनों चीजें आप लोग को बताई थी, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, तो रो एस इंटू डेल एस हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पोर्शन कैंसिल हो रहा है, डेल एस से डेल एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेल एस से डेल एस, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी एन इज इक्वल टू वॉट, डी एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो एस मिल जाएगा, डी एन हमारा रो एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी एन किसके बराबर आ जाएगा, रो एस के बराबर आ जाएगा, बोलिए, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डी एन इज इक्वल टू रो एस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट, जो किसके बराबर आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। यहाँ जीरो नहीं आ रही है वैल्यू, जैसे
जब भी हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, तो हमारे 0 आ रहे थे। लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट आप देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the normal component of electric field intensity, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है, ये आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट हम क्यों ले रहे हैं? एक चीज और आपको हम बता दें, आप इसमें भी मत कंफ्यूजन होइएगा। देखिए, अगर आप इस कंडक्टर के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन रहेगा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कंडक्टर एक मीडियम है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा या अंदर या सरफेस पे जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा वो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस में जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना? तो चूंकि हम लोग अभी ये फ्री स्पेस के लिए देख रहे हैं ना, क्योंकि अंदर तो 0 है, अंदर तो हम गए ही, अंदर तो हमारा 0 है, तो फ्री स्पेस में हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं, तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत हो। तो डी एन आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एन इज इक्वल टू रो एस। तो ई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई एन क्या आ जाएगा? रो एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है सभी को? बताइए, ये सभी को क्लियर है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल कंपोनेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल कंपोनेंट। किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट किसी को? बताइए। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में किसी को डाउट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन में किसी को डाउट? सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स leaves the conductor in direction normal to the surface। ठीक है, the value of electric flux density is, ये इसी का स्टेटमेंट है जो आपकी वैल्यूज आई हैं, इस न्यूमेरिकली इक्वल टू, ये जो दोनों निकल के आया इसी के बारे में हम लिख रहे हैं, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एम आई क्लियर? ठीक है, ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो गया। यहाँ पे ये चीजें ओवर हो गई बाउंड्री कंडीशन की। इसमें किसी को कोई डाउट है? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो आपके देखिए रिजल्ट क्या क्या निकल के आए हैं। एक तो ये निकल के आया है, एक ये निकल के आया है जिसको हम नॉर्मल कंपोनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो ये निकल के आया है और ये निकल के आया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? बताइए। यस सर।
अब जरा डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप लोग लिख लीजिए, हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में बता दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, ये भी पेपर में 2 बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पार्ट हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो क्योंकि फिर हमें आगे दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करना है। इसमें केवल आप डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस, लिख लीजिए इसको, डाइलेक्ट्रिक्स आर द substances which do not contain which do not contain free electrons। ये सभी को पता है डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इज टू लो, अगर एग्जिस्ट भी करेंगे तो बहुत ही कम संख्या में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही कम, टू कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, टू कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन डाइलेक्ट्रिक्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक्स में क्यों नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्ज कैरियर होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, इसलिए फ्री नहीं हो पाते इन डाइलेक्ट्रिक्स, कॉमा द इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound to the nucleus of the atom। nucleus of the atom। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग को बताया ही है। एग्जाम्पल्स क्या है, माइका, ग्लास, माइका, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं जो कि कंडक्टिंग नहीं है, अगर हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है फील्ड को। ठीक है ना, क्लियर। When charge storage is the main function of the material, then it is known as dielectric। ठीक है, गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है कि मटेरियल आपका मस्ट बी एन इंसुलेटर। ठीक है, टू बी ए गुड डाइलेक्ट्रिक द मटेरियल शुड बी इंसुलेट। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। अब आपसे अगर कोई पूछे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स, तो क्या क्या डिफरेंस आप बताएंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर, बताइए, कोई बताएगा। सर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। बट सर क्योंकि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने होते नहीं है सर, इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, तो सर इस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता सर उसमें। सर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं डाइलेक्ट्रिक, इसीलिए। गुड, और कोई बताएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, 2 नंबर्स में पूछा जा सकता, 2 नंबर में आ सकता है शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं
What are the differences between dielectric and conductors? So तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सर पहला तो एक और आपने, डिफरेंस है मुझे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बेटा, एक और डिफरेंस है मुझे कंफर्म करना है सर बस। सर हाँ इन बताइए। कंडक्टर्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो करंट के थ्रू ट्रांसफर होती है सर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस सर करंट फ्लो करता है। बट सर इन डाइलेक्ट्रिक्स जो वो होते हैं एटम्स वो पोलराइज हो जाते हैं, सिर्फ वो अपने इंटर एटम मूवमेंट होता है सर उसमें, उसके बाहर बिल, मूवमेंट्स नहीं होते सर। ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है, सही है। पोलराइजेशन इफेक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, ठीक है। इसीलिए यस इसी के सर। बेसिस पे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो दो पार्ट में डिवाइड भी होता है, एक पोलर एंड यस नॉन पोलर। एक ओके सर। पोलराइज फॉर्म होता है, एक नॉन पोलराइज फॉर्म होता है, ठीक है। जो आप बता रहे हैं वो यस दैट इज करेक्ट, यस ठीक है। उसी के बेसिस पे उसको कैटेगराइज भी किया गया है, पोलराइज्ड यस डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। तो कुछ डिफरेंसेस मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन यस कर थैंक यू सर। लीजिए। डायलेक्ट ओके, कुछ डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला डिफरेंस है कि डाइलेक्ट्रिक आप लोग को पता है जन इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन्स फ्री इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, क्लियर। जब न्यूक्लियाई से एटम बहुत टाइटली, जैसे आप लोगों ने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो हमारे सबसे नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, नियर बाई ऑर्बिट होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये चारों तरफ इसके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे क्लोज वाली ऑर्बिट होगी, ठीक है, वो न्यूक्लियस से सबसे मतलब सेंटर से सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी हमारे इस ऑर्बिट पे लाई कर रहे होंगे। तो एक तरह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एकदम नियर बाई होते हैं और न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ कंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कहीं बाहर की सरफेस पे लाई करते हैं, मीन्स आउटर सरफेस ऑफ द आउटर रिंग ऑफ द ऑर्बिट, क्लियर। तो वो न्यूक्लियस से इतना टाइटली बाउंड नहीं होते, दे आर इजिली फ्री टू मूव, क्लियर। बट जो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट है वो फ्री नहीं हो पाती इतनी से। तो ये मेन डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में, पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि डाइलेक्ट्रिक डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी पता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हैं तो वो कंडक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाएगा। सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते भी हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मे बी एबल टू मूव टू एंड फ्रो अबाउट दियर इक्विलिब्रियम पोजिशन। बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को पूरी तरह से लीव कर देगा, ठीक है। हो सकता है आप इसको फ्री करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से फ्री कर दे, ठीक है। मे बी लिटिल बिट्स, या जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको कोई कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज द अनदर डिफरेंस। और कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कर दिया तो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, ठीक है। थर्ड जो डिफरेंस होता है कि जो चार्ज हम देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को वो लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। जो चार्ज गिवन टू ए डाइलेक्ट्रिक्स रिमेन्स लोकलाइज्ड वेयर एज इट रिसाइड्स ऑन द अदर सरफेस। इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो अदर सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो लोकलाइज होता है, वहीं के वहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, क्योंकि मोमेंट नहीं होता इसलिए वही का वही स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, क्लियर। जो लास्ट डिफरेंस है, फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ द डाइलेक्ट्रिक लूजेस या लॉसेस इट्स इंसुलेशन कैरेक्टर, ठीक है। कि जो हम वो पर्टिकुलर कोई भी फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं तो उसमें डाइलेक्ट्रिक हमारा अपना इंसुलेशन कैरेक्टर को लॉस कर देता है, क्योंकि फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो। जब फील्ड अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है E इज इक्वल टू V/D होता है, ठीक है। तो ई की वजह से वी पे चेंज आएगा, वी की वजह से करंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि वो नॉन इंसुलेटर से कंडक्टिंग कंडीशन में चला जाए, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग फेज में चला जाए, सो इट विल जस्ट चेंजेस दियर प्रॉपर्टी, क्लियर, या कैरेक्टर। सो द फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक इज नाउ नोन एज ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, ठीक है।
तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक अभी हमने आपको बताया कि इसको हम लोग पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो हम आपको बता दें, आप लिख सकते हैं। एनीबडी जो इंटरेस्टेड हो लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक तरह से हमारे पास दो कैटेगरी है, वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बेसिकली जो पोलर डाइपोल डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट विद देयर रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, with their random orientation। random orientation। ठीक है, they have permanent dipole moment with their random orientation। इसका मतलब क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होगा तो जो पार्शियल अलाइनमेंट हो जाएगा डाइपोल्स का, मतलब जैसे मान लीजिए ये डाइपोल्स है, हमारे डाइपोल्स में हमेशा प्लस एंड माइनस, किसी भी मॉलिक्यूल्स में माइनस एंड प्लस दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक एंड माइनस एक एंड प्लस। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए एक रैंडम मोमेंट